मैं डीवी सिंह कोटा से। आज जो मैं क्यूरेटेड क्वेश्चन लाया हूँ वह कोलिजन पर बेस है और आप इस क्वेश्चन को आप पढ़ें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड आप देखें और उस पर क्वाइंस रखे हुए हैं और वह क्वाइंस आपको एक सेमी सर्कुलर आर्क में अरेंज है और ये जो इसका डायमीटर है उसके परपेंडिकुलर एक स्ट्राइकर जाकर वन ऑफ द क्वाइन से कोलाइड कर रहा है और वह कोलाइड करने के बाद हो क्या रहा है कि वह हर से इसके बाद इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करेगा, इससे करते करते अपोजिट डायरेक्शन में आ जा रहा है, निकल जा रहा है वो, यानी सबसे टकरा कर अपोजिट में निकलना है। तो बोल रहा है कि अगर ये क्वाइंस टेंस टू इंफिनिटी हो, नंबर ऑफ क्वाइंस टेंस टू इंफिनिटी हो, तो वैसी स्थिति में एम नॉट जो मास है टोटल क्वाइंस का है और स्ट्राइकर जो है यह इसका मास एम है, तो एम नॉट बाई एम इक्वल टू अगर के है तो और एन टेंस टू इंफिनिटी, यानी ये जो क्वाइंस की संख्या है, नंबर है, वह टेंस टू इंफिनिटी है, तो एम नॉट बाई एम इक्वल टू अगर एन है और एन टेंस टू इंफिनिटी है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ के क्या है, यानी इस के की कम से कम वैल्यू क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों इस सवाल को अब हम लोग करते हैं, इसका बेसिक क्या है तो समझिए। दो चीज याद रखिए, टोटल क्वाइन का मास एम नॉट है और स्ट्राइकर का मास एम है। तो इस सवाल में क्या कह रहा है, इसके लिए क्या जरूरी है, ये जरूरी अगर चीज देखिएगा तो इसमें क्या है कि ये जो है अगर स्ट्राइकर डिविएट कर दे कितना, अगर ये एंगल जो बन रहा है वह कितना बनेगा, पूरी एंगल या पाई है और नंबर ऑफ क्वाइंस एन है, तो कितना से इसको डिविएट करना होना पड़ेगा, उसको मैं बता देता हूं, पाई बाई एन से करना होगा, पाई बाई एन से, क्योंकि ये एन है तो इस या अगर पाई बाई एन से फर्स्ट से कोलाइड करने के बाद अगर डिविएट हो गया तो इससे कोलाइड कर जाएगा, फिर उससे डिविएट हो गया पाई बाई एन तो उससे डिविएट हो जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। तो कंडीशन है इलास्टिक कोलिजन है, ओके, तो एनर्जी कंजर्व रहता है और उसमें हीट लॉस एनर्जी लॉस होता नहीं है, इसीलिए एनर्जी कंजर्व है और मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही। तो ये चीज है कि पाई बाई एन से डिविएशन होना चाहिए इस स्ट्राइकर में, यानी स्ट्राइकर जो होगा वह जस्ट लाइक बम्बार्डिंग पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा और वह स्केटर्ड होगा पाई बाई एन से। गुड, चलिए तो इसको हम करते हैं। तो देखिए पहला है कि दो कंसेप्ट है, एक तो इसका क्या है कि मैक्सिमम एंगल से अगर कोई मास है, जैसे एक क्वाइन का मास आप लीजिए और स्ट्राइकर का मास लीजिए, तो जैसा कि आप जानते हैं स्ट्राइकर का मास ज्यादा आएगा और स्ट्राइकर का मास अगर ज्यादा आएगा क्योंकि वह टोटल मास एम नॉट बाई एन है और एन टेंस टू इंफिनिटी है तो उसकी मास बहुत कम आएगी, तो स्ट्राइकर का मास ज्यादा है, यानी बम्बार्डिंग पार्टिकल का मास ज्यादा है और वह रेस्ट में एक पार्टिकल से टकरा रहा है जिसका मास उससे कम है, तो एक आपका मैक्सिमम स्केटर्ड एंगल जो होता है, मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, वह होता है आपको साइन थीटा जो होता है, जिससे वह स्केटर्ड किया, जैसे स्ट्राइकर ऐसे जा रहा था अब कोलिजन के बाद ऐसे जाने लगा, तो ये जो एंगल आपका है ये स्केटरिंग एंगल है और ये जो एंगल है स्केटरिंग वह होता है साइन थीटा लेस और इक्वल टू आपको m2 बाई m1, जहां m1 स्ट्राइकिंग पार्टिकल है, हमारा m1 क्या है, तो यहाँ m1 मेरा जो है कैपिटल M है स्ट्राइकर का मास और ये जो है m2 क्या है, तो टोटल का मास m नॉट है, यह m नॉट बाई एन है। ये जो है इस IIT में यह आ भी गया है क्वेश्चन के रूप में, मास 2m ले लिया था और ये इरोडो का क्वेश्चन है, उससे इसको डिराइव किया जाता है। अब मैं जो बात बोल रहा हूं कि m1 अगर कैपिटल M है और m2 आपको m नॉट बाई एन है, तो इस दो सेंटेंस को अगर हम ध्यान में रख करके वर्क करें तो हमारा सवाल बन जाए। जैसे आप देखिए, पहले तो देखिए इस सवाल को अगर बनाया जाए तो ये मेरा स्ट्राइकर है और उसका मास आपका m है, पहले मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर सवाल को देखिए तो सवाल ये अगर हम लेकर चलते हैं तो ये सवाल एक लाइन में बन जाएगा,
क्या होना चाहिए? तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह कितना आ जाएगा? m2। m2 हमारा क्या होगा भाई? तो ये जो है स्टेशनरी है, जो क्वाइन का मास वह है m0/n, और ये जो होगा, और स्ट्राइकर का मास है m। ठीक है, अब ये जो है n टेंड्स टू इंफिनिटी है, इसलिए थीटा बहुत छोटा होगा। और कोलाइड करने के लिए क्या जरूरी है कि ये जो थीटा मैक्स आएगा, वह थीटा मैक्स जो होना चाहिए वह ग्रेटर और इक्वल टू π/n होना चाहिए। अगर इससे छोटा हो गया तो देखिए दिक्कत आएगी, क्योंकि π/n एंगल है उनके बीच में, तो उससे टकराने के लिए जरूरी है, और मिनिमम कंडीशन के लिए हम इक्वल लेकर चल सकते हैं। तो ये थीटा मैक्स लेस और इक्वल टू π/n होता है। अब देखिए n बहुत ज्यादा है, तो n बहुत ज्यादा है तो नेचुरल है कि ये जो है इक्वल टू कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, तो मैं बता रहा हूँ कि इज इक्वल टू π/n है। सवाल पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको हम डिराइव कर देंगे साइन थीटा मैक्स वाले। तो ये थीटा मैक्स ग्रेटर और इक्वल टू, तो साइन थीटा, तो थीटा मैक्स आपका क्या आ गया? π/n आ गया। और जब थीटा मैक्स आपको π/n आ गया, तो दो बातों पर आप गौर करें। एक तो थीटा मैक्स आपका क्या आएगा? तो यह साइन थीटा मैक्स m0/nm। तो मैं बता रहा हूं कि ये एंगल बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं, इसीलिए थीटा मैक्स हो गया आपका m0/nm और इज इक्वल टू πn। अब देखिए ये आपका π/n है, तो m0/nm हो गया, तो ये n कट गया, और इस तरह अगर देखा जाए तो m0/m टोटल क्वाइंस का मास, अब बाई स्ट्राइकर का मास जो होगा वो मिनिमम, इसकी रेशियो k पूछा गया है, और k का मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगा आपको पाई आ जाएगा। ओके, एक गुड क्वेश्चन है एडवांस के लिए, और इसका बेसिक जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, आपको एडवांस में पूछ चुका है, तो आइए उसको भी देखते हैं। तो उसको देखने का तरीका आपका क्या है? तो पहले तो एक रूट मेथड जिसको आप लोग यूज करते हैं उससे भी कर सकते हैं। ये पार्टिकल है और ये इसका मोमेंटम मान लीजिए p0 है, और ये टकरा रहा है एक पार्टिकल से, और इसका मास अपन m1 मान लेते हैं और इसका मास m2 मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी ये रेस्ट में है, और याद रहे m1 ग्रेटर है m2 से, तो ये कोलाइड किया और कोलिजन के बाद यह इधर चला गया और ये इधर चला गया, m2 वाले इधर चले गए और m1 वाला इधर चला गया, और इसकी मोमेंटम मान लीजिए p2 हो गई ग्राउंड फ्रेम में, और इसका हो गया p1। और ये देखिए, तो आप क्या करेंगे? इलास्टिक कोलिजन कह रहा है, परफेक्ट इलास्टिक। तो एक तो आपका मोमेंटम कंजर्व करने से एक बड़ा खूबसूरत इक्वेशन आएगा, और एक एनर्जी से, तो पहले एनर्जी वाला ही लिख लेते हैं, p0 स्क्वायर और p0 स्क्वायर अपॉन 2m1 इज इक्वल टू, अब हो जाएगा p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 और प्लस p2 स्क्वायर अपॉन 2m2, ये आएगा। और दूसरा इक्वेशन आपको मैं लेता हूं मोमेंटम से। तो मोमेंटम से आप अगर देखें तो मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाइन ऑफ कोलिजन पता नहीं है, तो इसमें आपको वेक्टर में जाना ही ठीक है, या तो कंपोनेंट लेकर के इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कीजिए, और इस डायरेक्शन में जो आफ्टर कोलिजन जो कंपोनेंट आ रहे हैं उनका सम 0 आएगा, वेक्टर सम, इसीलिए चूंकि इनिशियल इधर कोई मोमेंटम नहीं है, तो ये p0 स्क्वायर बाई 2m1 इक्वल टू p1 स्क्वायर बाई 2m1 और प्लस p2 स्क्वायर बाई 2m2, और मोमेंटम से आएगा p0 इज इक्वल टू p1 और प्लस p2। अब देखिए इस बात को आप समझिए, p0 स्क्वायर, अब दोनों p1 p2 के बीच का एंगल हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए स्कैटरिंग एंगल, यानी यह कितने से आपको डिविएट हुआ है, उस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो वो थीटा का, अब देखिए तो मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, तो ये जो है एंगल किसके बीच में दिया गया है? तो ये p0 और p1 के बीच में एंगल है, ध्यान रखिएगा, इसके और इसके बीच में, तो इनको एक साथ लाते हैं ताकि हमारा वेक्टर का सब्ट्रैक्शन लॉ या एडिशन लॉ लग जाए। तो यहाँ पर p0 और माइनस p1 कर लीजिए इज इक्वल टू होगा p2। अब पैरेललोग्राम से इसकी मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो p0 और p1 के बीच में एंगल है थीटा, तो आपको p2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा p0 स्क्वायर
और प्लस P1 स्क्वायर और माइनस 2 P0 P1 कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब एक और सी फ्रेम में भी जाकर के आपका इसको सॉल्यूशन दूंगा इसका। तो P2 स्क्वायर P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2 P0 P1 कॉस थीटा आ गया। एक इक्वेशन ये आ गया सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में आप थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पर हमको बहुत इजी है आपका P2 की वैल्यू रखना। तो यहाँ से हम P2 की वैल्यू यहाँ रख दें तो हमको P1 में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और जैसे हमारा P1 में क्वाड्रेटिक बनेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ से P2 स्क्वायर बाई 2m2 की वैल्यू रखेंगे तो यह हो गया P0 स्क्वायर बाई 2m1 माइनस P2 स्क्वायर हाँ P1 स्क्वायर बाई 2m1 और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू यहाँ से इनटू जाएगा। ये देखिए आपको ये इसमें से इसको माइनस कर दिया, इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2m2 से, हमारा आ जाएगा क्या, हम किसका वैल्यू रखें P2 स्क्वायर का, तो P2 स्क्वायर का ये वैल्यू आ गई और इज इक्वल टू हो जाएगा P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2 P0 P1 कॉस थीटा, ये आएगा। और इस रिलेशन को आप थोड़ा सा गौर करें, तो इस रिलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप अब अपने से भी कर सकते हैं कि ये जो है ना, आपको सोल्व जब करेंगे तो ये P1 में एक क्वाड्रेटिक बना लीजिए। तो P1 में जैसे आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे ना, तो उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है आप बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको आ जाएगा कि साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के फॉर्म में आता है, आप साइन थीटा में बदल लीजिएगा। साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो लेस और इक्वल टू आपको आ जाएगा ये साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी लेस और इक्वल टू बॉम्बार्डिंग पार्टिकल कौन था m1, तो m2 बाई m1। ये क्वेश्चन भी आ चुका है m1 ये आएगा। तो यानी थीटा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह m2 बाई m1 हो जाएगा। और मेरे जो क्वेश्चन थे उसमें भी ऐसा कुछ हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको हम लोग थोड़ा बैक जाकर देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर यही रिलेशन हम लोग देखे थे। देखिए यहाँ पर आपको देखिए लेस और इक्वल टू m2 बाई m1 है। तो ठीक है, ये रिलेशन इससे आप प्रूव करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा लंबा जा रहा है। तो इसका मेथड और क्या हो सकता है जो थोड़ा इजी हो, ठीक है, और आप उस मेथड को देखें। सेकंड मेथड हम बताते हैं, थोड़ा सा सी फ्रेम में वर्किंग करते हैं, ठीक है ना। तो सी फ्रेम में दो बातें हैं। सी फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, 0 होता है पहली बात, और मैकेनिकल एनर्जी जो है वहां भी कंजर्व होगा, क्योंकि हीट लॉस तो हो नहीं रहा है, वहां भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो सी फ्रेम में दोनों पार्टिकल हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे और उनकी क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है इसीलिए उनकी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा जो पहले रहेगा। ये भी है, जैसे आप इस बात को आप समझिए कि सी फ्रेम में अगर बात करते हैं तो सी फ्रेम में एक तो इक्वेशन आपका होगा कि भाई शुरू में जो मोमेंटम है, जैसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं, तो हम सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी निकालें तो मेरा बॉम्बार्डिंग पार्टिकल m1 है ना, तो मैंने आपको तो सी फ्रेम में जाइएगा तो क्या उसकी वेलोसिटी आएगी, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में यह v0 माइनस सॉरी vcm पहले निकाल लेते हैं, तो यह होगा m1 v0 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा आएगा। आप देखिए इस बात को यहाँ हम दिखाते हैं आपको कि इसका थोड़ा m1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए vcm आ जाएगा m1 v0 बाई m1 प्लस m2 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये vcm तो कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट पार्टिकल का टकराने के पहले की बात कर रहे हैं, तो वह देखिए आपका P1C होगा और ये इस डायरेक्शन में ही होगा और इधर जा रहा है ग्राउंड पे, तो P1C आप V1C पहले निकालते हैं, V1C निकाल लीजिए, तो आपको V1C होगा V1 माइनस VC और ये V1 माइनस VC होगा, आप वैल्यू पुट कर लीजिए, ऐसे वो म्यू भी रिलेटिव भी होता है, तो आपका मोमेंटम इस पार्टिकल का, तो यह m1 हो गया और यहाँ से आप V1 माइनस m1 V0 अपॉन m1 प्लस m2 की जाए
आपको क्या आने वाला है भाई? तो जैसे आप ये करेंगे तो आपका V1C जो आएगा वह V1C आ जाएगा M2 V0 बाई M1 प्लस M2, और इन सिमिलर फैशन वो भी आएगा V2C सेकेंड पार्टिकल का, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट आएगी। अपोजिट आएगी तो M2 ये हो जाएगा M1 V0 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। और ये जो है आपको इससे V1C V2C निकल गया, तो मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। मैंने ये पार्टिकल का P1C इधर होगा और यह जो है उतना ही होगा, ये M1 M2 M1 V1C होगा तो M1 M2 यानी हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला भी होता है म्यू भी रिलेटिव। अब भी रिलेटिव किस में लेना है, तो जिसका आप मोमेंटम आप कंसीडर कर रहे हैं, जिसका आप मोमेंटम उसका वेलोसिटी में से दूसरे वेलोसिटी को माइनस करेंगे, तो ये P1C इधर आएगा और यह हो जाएगा म्यू भी रिलेटिव कर दीजिए, या तो ऐसे करके इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह हो जाएगा M1 और M1 M2 और इंटू V2 माइनस 0 बाई M1 M2, या डायरेक्ट आप लिखिए P1C इज इक्वल टू म्यू इंटू V0 आ जाएगा। म्यू रिड्यूस मास है। दूसरा क्या है कि दूसरा आप चीज को देखिए जो देखने लायक है, वह है P1C आपका इधर आ गया, कोलिजन के पहले ये P1C से चल रहा है और ये चल रहा होगा इधर P2C से, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी अब P1C और P2C का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि C फ्रेम में नेट मोमेंटम क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से अगर बात किया जाए तो एक तो यह होगा, अब कोलिजन होगा, तो कोलिजन में क्या हो रहा है कि आपका सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है, सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है और उसकी वेलोसिटी आप देख सकते हैं, ये आपका सेंटर V1C भी इधर जा रहा है आप कह सकते हैं, और ये आया था हमारा M2 V0 बाई M1 प्लस M2। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि क्या होगा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम की बात कर लीजिए, तो उधर भी जाइएगा तो ये P1C और P2C है, उधर जाकर के मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो मान लीजिए कोलिजन के बाद अगर आपको ये टकराया और ये जो है ऐसे हो गया, इधर मान लीजिए P1-C हो गया, तो इधर होना पड़ेगा P2-C कोलिजन के बाद, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा मेरे को ध्यान दीजिए, ये P1-C और एनर्जी कंजर्व है, तो यहां से अगर बात करूं तो शुरू में एनर्जी क्या आ रहा है, P1C ये होता है सिस्टम की टोटल मोमेंट एनर्जी होती है सी फ्रेम में, वो कितना होता है, हाफ म्यू भी रिलेटिव स्क्वायर, लेकिन अलग अलग भी लिखिए तो यह आएगा P1C स्क्वायर बाई 2M1 और दूसरा का आएगा P2C स्क्वायर बाई 2M1 2M2, ओके। लेकिन P1C P2C बराबर है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू कितने आएंगे बोलिए भाई, तो उधर आ जाएगा आपको P1-C बाई 2M1 और प्लस P2-C का होल स्क्वायर बाई 2M2। हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दिया, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, एनर्जी लॉस हो नहीं रहा। तो ये इक्वेशन में आप ध्यान दो, नजर डालो, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो नेचुरल है कि ये जो है आपको यहाँ से P1C और P1-C इक्वल आ जाएगा, P1C और P1-C इक्वल आ जाएगा, और ये जो है P1-C सारे तो इक्वल ही है ना, ये भी सब इक्वल है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन अगर सी फ्रेम में देखा जाए तो आपको ये नजर आएगा कि भाई ये और ये भी बराबर है, और ये इसकी मैग्नीट्यूड जो पहले थी मोमेंटम क्या थी उसके बराबर आएगा। तो मोमेंटम कितनी थी पहले, तो म्यू और V0 माइनस 0 थी, तो यही आएगा म्यू V0, म्यू रिड्यूस मास है तो म्यू V0 ही रहेगा। अब देखिए मेरा जो बात है ये तो आपको क्या आ गया, P1-C आ गया, यानी इधर कोलिजन के बाद V1-C आपको इस डायरेक्शन में होगा, यानी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पार्टिकल इधर जाएगा, V1-C इधर जाएगा। अब इस चीज को बड़ा प्यारा ढंग से अगर देखना है तो आप थोड़ा सा हम पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या करने वाला हूं। देखिए आप सोचिए क्या करने वाला हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि आपको वेलोसिटी या V1-C कैसे निकलेगा, तो आप देखिए ये V1C था और ये V1-C कैसे निकलेगा, तो आप क्या करें, इसकी मोमेंटम है, यह सी फ्रेम में मोमेंटम है,
और मोमेंटम में उसके मास से डिवाइड कर दीजिए, वेरी सिंपल है। तो ये भी आपका आ जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम कितना है भाई? तो आप देखें तो आपका v1c है और v1c का मोमेंटम आपका आ गया म्यू। तो म्यू माने m1 m2 और v0 अपॉन m1 प्लस m2 और डिवाइड कर दीजिए m1 से, तो आपका यह रिजल्ट आता है m2 v0, वही आ गया भाई m1 प्लस m2, ठीक है ना? सही है। इधर वेलोसिटी इसका आ गया, आप देख लें m2 v0 बाई m1 प्लस m2 इस डायरेक्शन में आ गया। सही है, देख लीजिए कि ये m2 v0 बाई m1 प्लस m2 आ गया और ये v1c m0 v0 बाई m1 प्लस m2 है। तो इसको आप थोड़ा सा गौर करें तो आप अब क्या है कि कोलिजन के बाद हम क्या करेंगे कि देखिए इसको v1-c का रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए तो सर्कल ड्रॉ करते हैं, यही एक सर्कल हो गया, इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस इस सर्कल का हम v1-c मान लें। अब हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखनी है, तो क्या यह v1-c और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कौन बड़ा होगा? तो यह है m2 v0 बाई m1 प्लस m2 और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में यहाँ क्या आया था? m1 v0 बाई m1 प्लस m2 सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में। तो m2 से m1 क्या है? बड़ा है। तो हमारा कहना क्या है कि ये इसकी रेडियस जो होगी उससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। रेडियस माने वेलोसिटी हम सी फ्रेम में निकाले हैं वो। तो हम इस सर्कल के अंदर अगर वेक्टर डायग्राम में हम दिखाएंगे तो हमारा क्या होता है, उस एरो का लेंथ जो देता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है, तो अगर हम इसके अंदर दिखा देंगे तो इससे वह छोटा हो जाएगा, इसीलिए उसको बड़ा करना पड़ेगा। और वह बड़ा किए तो यहाँ आ गया पॉइंट, और जो पॉइंट ये जो है हम इससे VC दिखा दिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये तो कांस्टेंट रहेगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। अब देखो क्या होता है कि कोई बात अब क्या करना है, यहां से यह और मैक्सिमम एंगल डिविएट कराना है। तो एक बात देखिए, v1-c इज इक्वल टू होगा v1- और माइनस VC। अब देखिए इसको v1- मैंने ग्राउंड फ्रेम में कोलिजन के बाद वेलोसिटी आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा v1c आप प्लस हो जाएगा VC। तो ये v1-c आप प्लस VC, परंतु आपको क्या है कि एंगल जो है अब v1-c क्या आएगा, ये प्लस ये एडिशन लगाइएगा तो ये प्लस ये, यानी यह इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर। लेकिन मिनिमम होने के लिए क्या जरूरी है, एंगल आपको ये मिनिमम, अगर बात आपको ये मैक्सिमम एंगल होना है, ऐसे अगर यहाँ पर यह ले ले हम v1-c तो यह एंगल आएगा, ये वाली एंगल आएगी और ये एंगल छोटी होगी। तो मेरा कहना क्या है कि आप अगर इससे एक टैंजेंट ड्रॉ कीजिए और ये टैंजेंट ड्रॉ किए और इसको मिला दीजिए तो ये एंगल होगा 90 डिग्री और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये v1- आ जाएगा। यानी ग्राउंड के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी v1- इधर आ गई और इधर तुम्हारा VC है, और ये जो है ना यह है v1-c। तो VC प्लस v1-c जो होगा वह v1- के इक्वल होगा। अगर ये टैंजेंट मान ली गई तो मैं बता रहा हूं कि ये टैंजेंट मान लिया गया, ये VC है, ये v1-c है और यह v1-। अब जो बात है उसको समझिए कि मेरा ये कहना कि ये एंगल सबसे ज्यादा एंगल होगा, स्केटरिंग एंगल। स्केटरिंग एंगल इससे कम ही होगा लेकिन सबसे ज्यादा ही होगा, तो ये थीटा मैक्स डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 90 है, टेंजेंट है तो, और ये VC है और यह v1 है, तो इससे बड़ा प्यारा सा आपका साइन थीटा मैक्स, इससे छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। ये एंगल ऑफ स्केटिंग निकल जाएगा, यह हो गया v1-c अपॉन VC। अब देखिए v1-c कितना आया था और VC, तो v1- में क्या आया था आपका m2 अपॉन m1 प्लस m2 और VC में क्या आ रहा था भाई, तो VC में आ रहा था m1, ये v0 यहाँ भी होगा और यहाँ भी v0 अपॉन m1 प्लस m2 ये आ रहा था। इससे अगर देखा जाए तो दोस्तों ये साइन थीटा मैक्स जो रिजल्ट आएगा वह क्या आ जाएगा भाई, तो ये आ गया आपका m1 अपॉन m2। चेक कर लीजिए एक बार, m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1 m2 बाई m1 आ गया।
इस तरह यह प्रूव हो गया कि मैक्सिमम एंगल इतना ही होगा, M2/M1। और ये जो है आपको 2 मेथड से मैंने प्रूव कर दिया, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें बहुत से इंफॉर्मेशन थे जिसको हमको जानने का मौका मिला। थैंक यू।